अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आई होप यू आर एंजॉइंग द वेदर एज़ वेल। तो कराची का मौसम इतना अच्छा हो जिसको हम बड़ा मिस भी करते हैं, बहुत कम ऐसा होता है। और इसमें अकाउंट्स ना पड़े, यू नो ऐसा हो नहीं सकता। तो लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ अकाउंट्स टुडे एज वेल। देखो, वी हैव अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन एंड दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू द सेम टॉपिक वी हैव बीन डूइंग सिंस अ वीक और टू, विच इज़ नोन एज सोल ट्रेडर। ठीक है, किसका सवाल आ गया? दोबारा सोल ट्रेडर का क्वेश्चन आ गया है। अच्छा, व्हाट आई एम गोना डू इज़ मैं यही क्वेश्चन एक फ़ोटो के फॉर्म में ग्रुप में भी लगा देता हूँ, सो दैट यू कैन टेक आउट द प्रिंट्स ऑफ दिस एंड जस्ट स्टिक इट इन योर कॉपीज़. सो लेट्स क्विकली वॉक थ्रू द होल क्वेश्चन एंड सी द डिफ़िकल्ट पार्ट्स. फिर आप लोग खुद अटैम्प्ट करोगे इंशाल्लाह ये. एंड देर इज़ वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इस क्वेश्चन में एक वो चीज़ होने वाली है जो अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं हुई होगी. वी हैव डन 4-5 क्वेश्चन इन द पास्ट आई बिलीव, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से उसको कैरी ऑन कर रहे हैं. आज इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ हो जाएगी जो कि आप भी हैरान होंगे कि सर ये आउट ऑफ द ब्लू ये कैसे हो गया. ठीक है, वो क्या है आई विल टेल यू इन द एंड. We'll keep the video short so that you can start making your income statements and statements of financial positions quickly. ठीक है, तो it says Bic is a sole trader. Okay जी. The following balances were extracted from her books on 28th of February 2017. Now, if you remember, what I say every time is कि जी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी ये रही. इसको हाईलाइट कर लें या इसको याद रख लें, थ्रू आउट द क्वेश्चन ये बहुत काम आने वाली है. इसका जो अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है वो कब हो रहा है? 28 फरवरी 2017 को हो रहा है. अच्छा, आगे चलते हैं. अब वही वाली सारी चीज़ें आ रही हैं. यू हैव सेल्स, यू हैव परचेजेस, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इंश्योरेंस, रेंट रिसीवेबल इनकम. इट्स एन इनकम फॉर द बिजनेस. ठीक है, तो वाई डू आई ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन रीडिंग द होल क्वेश्चन? क्योंकि जो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्या होता है, आपके बैक ऑफ द माइंड पे कहीं ना कहीं चला जाता है यार इस क्वेश्चन में इनकम भी है, हमारे पास इनकम मौजूद है. ठीक है. अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, स्टाफ सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, जनरल एक्सपेंसेस एंड देन अगेन नॉन करंट एसेट्स आ गए 3 हमारे पास. उनकी डेप्रिसिएशंस आ गई हैं जो पहले से हो चुकी हैं. आई हैव हाईलाइटेड देम, और यू कैन से आई हैव मार्क देम विद अ डॉटेड लाइन विद अ डिफरेंट पेन, सो दैट यू आर वेल अवेयर कि जी ये डेप्रिसिएशंस हैं और ये जो है वो कॉस्ट है हमारी. अच्छा, द अदर थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज डिस्पोजल अकाउंट लिखा हुआ है, एंड द लास्ट क्वेश्चन वी डिड इन द क्लास उसमें भी डिस्पोजल अकाउंट था. लेकिन देयर इज अ डिफरेंस ओवर हियर. और डिफरेंस क्या आ रहा है? यहाँ पे जो डिस्पोजल अकाउंट है उसके आगे तुम देखो क्या लिखा है. इट्स रिटन डेबिट. नाउ वेन एवर वी हैव दिस डेबिट रिटन विद अ डिस्पोजल अकाउंट, इट क्लियरली मीन्स कि हमने कोई चीज़ सेल ऑफ की है, कोई नॉन करंट एसेट हमने सेल कर दिया है और वो मार्केट वैल्यू से भी कम पैसों में सेल हुआ है, तो हमें लॉस हो रहा है. ठीक है, दिस डेबिट मीन्स व्हाट? दिस डेबिट एक्चुअली मीन्स लॉस ऑन डिस्पोजल. और लॉस ऑन डिस्पोजल क्लियरली क्या होगा जी? इट्स एन एक्सपेंस. तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, हमें याद रहेगी ये चीज़, और उसके ऊपर लिख देते हैं इट्स एन एक्सपेंस. ठीक है, हाईलाइट हो गया. अच्छा, 8% बैंक लोन रीपेबल 31 दिसंबर 2017. अगेन व्हाट डू वी डू विद दिस? क्या सिखाया है इसके साथ, क्या किया जाता है? वी हैव 8%, दैट मीन्स 8% इंटरेस्ट, अल्लाह माफ़ करे, हम इस पर पे करेंगे, विच इज़ 60,000 का 8% निकाल लें. सो वी हैव 4,800 अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन. प्लीज़ कीप योर कैलकुलेटर्स विद यू इन योर हैंड्स वाइल यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो 8% जो हो गया वो 4,800 बन के आ रहा है. आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन ओवर हियर ताकि मुझे बाद में दोबारा कैलकुलेट ना करना पड़े. अच्छा, देन आई हैव इन्वेंट्री विच इज़ बेसिकली दी ओपनिंग इन्वेंट्री. हाउ डू आई नो इट्स ओपनिंग इन्वेंट्री? डेट से मुझे पता चल रहा है. फिर ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद बैंक है, माशाल्लाह डेबिट में, ठीक है. रिसीवर्स, पेबल्स, डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन है, कैपिटल एंड ड्राइंग्स, जिस तरह वो हर क्वेश्चन में गिवन होती हैं. लेट्स मूव टू द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पे. ठीक है, पहली वाली एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सर नो इशूज़, कैरी ऑन. ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई अल्हम्दुलिल्लाह. नंबर 2 पर आते हैं. स्टाफ सैलरीज इंक्लूड 8,000 पेड टू बिक. हुआ क्या कि जी पेमेंट ओनर को हो रही थी, और ओनर को पेमेंट हो रही है तो बेसिकली वो ड्राइंग्स है, राइट. गलती से कहाँ डाल दिया उठा के? स्टाफ सैलरीज के अंदर इंक्लूड हो गया है. सो इट्स वेरी इजी हाउ टू टैकल दिस. क्या करेंगे? एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू पीपल हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट द आंसर. इसमें हम ड्राइंग्स में ऐड कर देंगे और स्टाफ सैलरीज से इसको निकाल देंगे. स्टाफ सैलरीज ये लिखी हुई मेरे पास, स्टाफ सैलरीज आर 59,700, तो इसमें से 8,000 इज़ गोना गो अवे, और ड्राइंग्स में 9,500 में आ जाएगा प्लस 8,000 ओवर हियर. ठीक है. अच्छा,
उसके बाद फिर रेंट रिसीवेबल की बात हो रही है. रेंट रिसीवेबल 3000 वॉज ओइंग. नाउ रेंट रिसीवेबल है क्या? रेंट रिसीवेबल एक इनकम है, एक्सपेंस नहीं है आपका, आपकी अदर इनकम है. ठीक है. 3000 वॉज ओइंग. ओइंग के साथ क्या करते हैं सर? ओइंग तो ऐड हो जाता है. सबसे पहला काम ये करते हैं कि जी रेंट रिसीवेबल को फाइंड आउट करते हैं. इट्स ओवर हियर. और रेंट रिसीवेबल में हम लिख देंगे 3000. ये ऐड होगा बिकॉज ये रह गया था. सेकेंड जो चीज़ इसके साथ होगी विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो ये है कि ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहाँ पे जाने वाला है. क्या ये हमारा एसेट है या लाइबिलिटी है? अगर एग्ज़ाम में भूल भी जाओ तो इट्स वेरी इजी. भाई आपको एक पैसे मिलने थे, ठीक है, आपका राइट था, आपके पैसे थे, और वो डिले हो गए. तो इफ़ एन इनकम इज़ अक्रूड, इफ़ एन इनकम इज़ पेंडिंग, इफ़ एन इनकम इज़ आउटस्टैंडिंग, बहुत सारे वर्ड है ना अकाउंटिंग में, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अक्रूवल, ड्यू, अनपेड. तो इफ़ एन इनकम इज़ स्टिल पेंडिंग और आपको वो नहीं मिली है, तो वो आपके करंट एसेट में चले जाएगी, अदर रिसीवेबल्स में. कहाँ चली जाएगी? अदर रिसीवेबल्स. ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इन मच डिटेल बिकॉज हम लोग यूजुअली ओइंग वाली चीज़ को लाइबिलिटी के साथ एट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वैसे नहीं होता. इट एक्चुअली डिपेंड्स कि ओइंग है क्या. जो चीज़ ओइंग है वो है क्या. इस केस में इनकम ओइंग हो रही है, नीचे वाले केस में एक्सपेंस ओइंग होगा. अभी हम देखते हैं उसके साथ हम क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं. तो लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 4 नाउ. लेट मी पुट अ टिक ऑन ऑल ऑफ देम. पहला वाला भी हो गया, सेकंड, थर्ड एंड नाउ नंबर 4. जनरल एक्सपेंसेस 5000 वर ओइंग. सर ऐड कर देंगे, ठीक है. पहला स्टेप तो आसान है. जनरल एक्सपेंसेस पे आ जाएं जी ऊपर. जनरल एक्सपेंसेस प्लस 5000 नोट बना लिया हमने. अब सेकंड पार्ट ये होगा कि ये बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये जाएगा अदर पेबल्स में. सर ये क्या बात हुई, आपने अभी ऊपर वाले को रिसीवेबल्स में लिखा है, यहाँ पेबल लिख रहे हैं सर, व्हाट इज़ दिस? तो एक्चुअली जनरल एक्सपेंस है. क्या है? एक्सपेंस. और एक खर्चा जो कि ऑलरेडी आपके ऊपर सर पे था, यू हैड टू पे इट, आप लेट हो गए हो देने में, इट्स पेंडिंग नाउ. तो विल इट बी एन एसेट और अ लाइबिलिटी फॉर यू? अब तो लाइबिलिटी है ना, ऑब्लिगेशन बन गया, देना है, किसी भी हाल में देना है, तो आज नहीं तो कल देना है, तो इट्स अ लाइबिलिटी अनटिल यू पे इट ऑफ. ठीक है. तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है. बहुत अच्छा क्वेश्चन निकाला है मैंने, इसमें बड़ी वो मज़े की बात भी आने वाली है एंड में. आई जस्ट टेल यू. अच्छा, नंबर 5, नो इंटरेस्ट हैड बीन पेड ऑन द बैंक लोन. एग्जामिनर का हम जितना शुक्र अदा करें यहाँ पे कम है, बिकॉज एग्जामिनर ने हमें याद दिला दिया कि भाई आपने तो लिस्ट में चेक ही नहीं किया था, आप तो भूल ही गए. आपने एक्सपेंसेस पढ़े यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, रेंट, छोड़ो उसको, छोड़ दो, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ, एडवर्टाइजमेंट, जनरल. तो यहाँ पे इंटरेस्ट का तो कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा, हालांकि इंटरेस्ट तो बनता है 4800, वो तो भूल ही गए आप. तो थैंक यू एग्जामिनर, आपने हमें याद दिला दिया, वरना इसका काम नहीं है. एवरी टाइम इट्स नॉट गोना राइट इट ओवर हियर. ठीक है, आपने खुद देखना है. तो नो इंटरेस्ट हैड बीन पेड ऑन द बैंक लोन. बैंक लोन पे इंटरेस्ट ही पे नहीं हुआ भाई. दो चीज़ें होंगी. नंबर 1, वी नीड टू मेक अ नोट समवेयर इन द क्वेश्चन कि हम एक्सपेंस को मिस ना कर दें. तो हम एक काम कर लेते हैं, हम इसको ना यहाँ लिख लेते हैं, बीच में कहीं लिख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट, जगह भी तो नहीं दी ना इसने, तो लेट्स राइट इट डाउन ओवर हियर. बीच में ना यहाँ पे लोन इंटरेस्ट एक्सपेंस भी जाएगा भाई 4800 का. अब हमें याद आ जाएगा देख के, मैंने एक्सपेंसेस के पास ही लिख दिया है. ठीक है. अच्छा, द सेकेंड थिंग इज़, ये भी एक एक्सपेंस है. इंटरेस्ट इज़ एन एक्सपेंस, और वो पेंडिंग हो गया, ड्यू हो गया, टाइम निकल गया, आपने दिया ही नहीं है. अगेन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब बनेगी तो कहाँ जाना चाहिए? अब आप लोग खुद बताइए. रिसीवेबल्स में जाना चाहिए? नहीं, आपको मिलेगा थोड़ी ये पैसा, ये तो आपने देना है. तो इट्स अ पार्ट ऑफ अदर पेबल्स. ठीक है. नंबर 6 पे आते हैं. ड्यूरिंग द ईयर न्यू शॉप फिक्सचर्स कॉस्टिंग 8000 वर परचेज्ड. फुल स्टॉप का मतलब मैंने बताया था ना जी, पंक्चुएशन के क्या होता है, फुल स्टॉप पे रुक जाएं. लेट्स वेट. यहाँ पे स्टॉप करके दोबारा पढ़ते हैं इसको. ठीक है. इट सेज ड्यूरिंग द ईयर शॉप फिक्सचर्स कॉस्टिंग 8000 पर परचेज. आपने शॉप फिक्सचर्स ख़रीदे हैं. अच्छा, आगे चलते हैं. अब हमें जहन में हमारे स्टोरी आ गई, सामान आया है. अब उसके बदले में मे बी वी हैव पेड मनी, मे बी वी हैव बॉट ऑन क्रेडिट, देखना पड़ेगा. कहता है पेमेंट वॉज मेड बाय चेक. चलो ये भी क्लियर हो गया. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स. बुक्स लिखा हुआ है, मतलब ना इसका डेबिट रिकॉर्ड हुआ ना इसका क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ. तो लेट्स डू इट.
₹8,000 के शॉप फिक्सचर्स आप ला रहे हो तो आप उसको क्या करोगे, शॉप फिक्सचर्स की कॉस्ट में ऐड कर दोगे 8,000 को। अब हम कहेंगे हमारे शॉप फिक्सचर्स 24 के नहीं हैं बल्कि अब वो 32 के हैं ऐड करने के बाद, ठीक है। एंड सेकेंडली बैंक से पेमेंट हो रही है, चेक है ना, तो बैंक से हम $8,000 निकाल देंगे यहाँ पे, ये निकाल दिया मैंने। क्लियर है? अकाउंटिंग बहुत आसान है, स्पेशली जब बारिश हो रही हो तो और आसान हो जाती है। नंबर 7, depreciation is to be charged on all non-current assets owned at the end of each year। ओके ठीक है, वैल्यू सबकी गिरेगी, सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वेयर एंड टेयर हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी पॉइंट नंबर 1, द बिल्डिंग्स आर हेल्ड ऑन अ लीज ऑफ 20 years। ये भी हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। द बिल्डिंग्स आर हेल्ड ऑन अ लीज ऑफ 20 साल, और मैंने कहा था जब भी वो लीज की बात करेगा तो वो आगे क्या बोलेगा, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट खुद निकाल दो, तो यहाँ पे भी यही कह रहा है एन अप्रोप्रिएट अमाउंट इज चार्ज्ड फॉर डेप्रीसिएशन ऑफ द लीज होल्ड। तो हम 20 ईयर्स से डिवाइड करा देंगे बिल्डिंग्स की कॉस्ट को। आ जाए जी ऊपर, बिल्डिंग की कॉस्ट ढूंढ लेते हैं। बिल्डिंग की कॉस्ट आ रही है 90,000, ये लिखिए, लीज होल्ड बिल्डिंग की कॉस्ट 90,000। तो आप सिंपली क्या करोगे, 90,000 को डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, जवाब दो, 90,000 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो 90,000 को जब आप 20 से डिवाइड कराते हो तो गालबन कोई 4,500 आंसर आना चाहिए। डू चेक इट गाइज, आंसर्स आपने खुद रीचेक खुद करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरो बना के लिख देते हैं, नीचे लिख रहा हूँ मैं क्योंकि डेप्रीसिएशन है ना, तो डेप्रीसिएशन के साथ ही लिख रहा हूँ। लीज होल्ड बिल्डिंग्स की जो इस साल की डेप्रीसिएशन है वो आ रही है 4,500। एंड हाउ डिड आई गेट इट, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि इट वॉज 90,000 डिवाइडेड बाय 20, ठीक हो गया। 20 साल की लीज़ थी इसलिए। पॉइंट नंबर 2, अगर 25 साल की लीज़ होती तो 25 से डिवाइड कराते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नंबर 2, शॉप फिक्सचर्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। सही है, स्ट्रेट लाइन इज़ द ईजीएस्ट वन। तो शॉप फिक्सचर्स के ऊपर आते हैं। शॉप फिक्सचर्स की कॉस्ट कितनी है जी, याद आ रही है मेरी वाली बात। अब हम शॉप फिक्सचर्स की कॉस्ट क्या लेंगे, 24,000, नो, वी गोना टेक 32,000। सही है। सो 32,000 टाइम्स 15% यू हैव टू कैलकुलेट। अगर आप 32,000 का 15% निकालो तो वो कुछ 4,800, 4,800 आता है। लेट मी राइट इट डाउन हियर एज वेल। शॉप फिक्सचर्स के साथ जगह बहुत कम है, क्वेश्चन के अंदर ही कोशिश कर रहे हैं कि हम सब कुछ लिख दें। सो इट्स 32,000, वेट, 32,000 टाइम्स 15%, ठीक है, आ गया। एंड द वैल्यू इज़ 4,800। तो फिक्सचर्स की डेप्रीसिएशन के साथ मैंने यहाँ पे 4,800 लिख दिया है। लास्ट पे आते हैं, कंप्यूटर पे। कंप्यूटर इक्विपमेंट एट द रेट ऑफ 30% पर एनम यूजिंग द डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कोई मसले की बात नहीं, एग्जामिनर हमें सब आता है, सर ने हमें सब पढ़ाया है, आप हमें कोई सा भी मेथड दे दो, हम करके दिखाएंगे आपको। तो जी कॉस्ट कितनी है इसकी, 60,000 है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कौन सा वाला, रिड्यूसिंग बैलेंस। तो वर्ड इट सेल्फ इज टेलिंग यू एवरीथिंग कि भाई बैलेंस को पहले रिड्यूस करो। तो 60,000 को हम माइनस कर देंगे इसमें से, क्या, वी गोना सब्ट्रैक्ट 42,000, उसकी पुरानी सारी डेप्रीसिएशन हम माइनस करा देंगे, ठीक है। तो 60,000 में से 42 निकालें तो मेरे मैथमेटिक्स के हिसाब से 18,000 बचना चाहिए, ठीक है। आई होप यू हैव द कैलकुलेटर्स इन योर हैंड, प्लीज़ इसको लिख देते हैं, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। 60,000 माइनस 42,000, मेरी कमज़ोर मैथ के हिसाब से ये 18,000 बनना चाहिए, बाकी कैसी हो जिंदाबाद। मल्टीप्लाई बाय, अब करेंगे इस पर 30% अप्लाई। सो 30% से कितना हो जाएगा भाई, कौन बताएगा, मैं ही बता देता हूँ क्योंकि अभी क्लास में सिर्फ मैं बैठा हूँ। 5,400, 5,400 बनना चाहिए। 324, 3 यस, 5,400 हमारी डिप्रीसिएशन आ रही है, और 42,000 के साथ हम लिख देंगे यहाँ पे 5,400, ठीक है। ये हमारा एक्सपेंस आ गया। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बल्कि सेकंड लास्ट में तो मैंने आपको एक बात बता रही है ना, ट्रेड रिसीवेबल्स 2,500 वर कंसिडर्ड इररिकवरेबल एंड शुड बी रिटर्न ऑफ। ठीक है भाई, $2,500 किसी पार्टी ने हमारे देने थे, अल्लाह ना करे वो भाग गई है, बैंकरप्ट हो गई है, उनका इंतकाल हो गया, वी नेवर नो, बस वो पैसा अब नहीं मिलने वाला। $2,500 का हमें हो गया एक्सपेंस। लेट्स मेक अ नोट ओवर हियर, बैड डेट।
आप चाहो तो ऊपर भी बना लो कहीं एक्सपेंसेस के साथ, लेकिन जगह नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पे बना लेंगे इसको। और ये हो गया जी 2500 का हो गया बैड डेट। इसका दूसरा हमें काम क्या करना होता है, जो रिसीवेबल्स क्वेश्चन में गिवन है, चेक करो ये रहे 34,500 में से अब हमें न्यूज़ मिल चुकी है कि $2500 नहीं मिलेंगे भाई, भूल जाओ। तो कितने मिलेंगे फिर, 34,500 में से 2500 नहीं मिलेंगे, तो मिलेंगे कितने फिर, हम कितने एक्सपेक्ट करें कि लोग हमें देंगे, एटलीस्ट 32,000 तो मिल ही जाएंगे ना, अल्लाह करे मिल जाए। तो हमारे रिसीवेबल्स अब कितने हो गए, अपडेट हो गए, 32,000 हो गए। ओके सर, अब क्या करें, अब आखिरी लाइन भी पढ़ लेते हैं, जहाँ इतना पढ़ लिया है तो आखिरी लाइन भी सही। इट सेज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 5% इज़ टू बी मेंटेन्ड। अब जो रिमाइंडर $32,000 हमें मिलने हैं ना लोगों से, इस पे हमें डाउट हो रहा है कि हो सकता है यार वो वाली पार्टी भी हमें पैसे ना दे, ये वाले भी लोग ना दें, कुछ ना कुछ तो हो सकता है, वी हैव अ डाउट। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली 32,000 का 5% पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 32,000 टाइम्स 5% कैलकुलेट करेंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा 32,000 कहाँ से आया, वो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लें। अच्छी बात ये कि बार बार समझाना नहीं पड़ेगा, रिवाइंड एंड फॉरवर्ड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो 32,000 का 5% शुड बी 1600। 1600 का डाउट है भाई, हमें क्या है, 1600 का डाउट है कि ये पैसे हमें शायद ना मिलें, और इस डाउट को हम सिंपली क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं, ये लिखा हुआ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, जो पुराना वाला था, हमें लास्ट ईयर डाउट था 1100 का, अब हमें डाउट हो रहा है कितने का, वो डाउट अब यहाँ चला गया हमारा 1600 पे। तो डाउट इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हो गया सर, मज़ीद इंक्रीज़ हो गया ये तो। इसका मतलब है 500 रुपये का हमें एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया, 500 रुपये का एक्सपेंस हो गया। ये वही वाली एग्जांपल हो गई कि आपने, आपके दोस्त ने आपको कॉल किया, बोला भाई कल हम पार्टी करेंगे कैंटीन में, तुम 1100 रुपये ले आना। आपने 1100 रुपये अलग करके रख दिए थे अपने पास रात को बैग में। अगले दिन स्कूल पहुँचे, पता चला नहीं भाई 1100 में तो पार्टी नहीं होगी, पार्टी तो 1600 में होगी। तो अब आपको मज़ीद 500 रुपये ऐड करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से, वो आपके लिए एक्सपेंस है। जस्ट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। हालांकि डाउटफुल डेट में एग्जैक्टली ये कैंटीन का सीन नहीं हो रहा होता, लेकिन समझाने के लिए दिया है कि प्रोविज़न क्या होता है, प्रोविज़न का वर्ड समझाने के लिए दिया है, एग्जाम्पल। ओके, तो वी आर डन विद ऑल ऑफ दी एडिशनल इन्फोज। क्वेश्चन तुम लोगों के सामने है, क्वेश्चन का प्रिंट निकालो, स्टिक इट इन योर कॉपीज, सॉल्व इट लाइक दिस। और उसके बाद अगेन यू आर गोना मेक द इनकम स्टेटमेंट एज़ यूजुअल। क्या बनाओगे आप लोग, इनकम स्टेटमेंट बनाओगे। मैं ना एक काम कर रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि जब आप लोग करते हो तो आप लोगों को पता भी हो कि आप लोग सही कर रहे हो या नहीं। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा आपका, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा इस क्वेश्चन का, वो आएगा 183,800। देन प्रॉफिट फॉर द ईयर की बात कर लेते हैं। ये ही वो बात थी जो मुझे एंड में बतानी थी। सबसे पहले मैं एक्सपेंसेस लिख देता हूँ। एक्सपेंसेस का जो टोटल है वो है, अल्लाह वाला करे, कोई 2,15,000, 2,15,300, 2,15,300 हमारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं। और एक्सपेंसेस हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मेरे हिसाब से कोई 13 एक्सपेंसेस बन रहे हैं, चेक कर लेना। एंड फाइनली द न्यूज़ इज़ कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है ही नहीं। सर फिर क्या है, इस क्वेश्चन में आएगा लॉस फॉर द ईयर। ये हम पहली दफ़ा ये सवाल कर रहे हैं, पहली मरतबा। अब बच्चा पूछना सर लॉस भी आ सकता है, एग्ज़ाम में लॉस आ जाए तो आप अपने आप को डाउट करते हैं, मैंने गलत किया है। भाई क्यों गलत किया है, ट्रेडर भी तो गलत हो सकता है। ये जो बिग है हमारे भाई बहन है, बल्कि तो ये हर लिखा हुआ है ना, तो इन्होंने कुछ ट्रेडिंग ऐसी की कि इनको लॉस हो गया, तो बस ठीक है, हो सकता है, इट्स पॉसिबल। ओके, बी कॉन्फिडेंट इन योर एग्जाम्स। इनका लॉस आ रहा है 13,500। अब मुझे पता है एक सवाल क्लासरूम में जो उठता वही उठता, सर आपको कैसे पता लॉस आ रहा है, हाउ डू वी नो। इस 13,500 को हम प्रॉफिट भी तो लिख सकते हैं। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जब आप अदर इनकम्स ऐड करोगे कैलकुलेटर में और उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करोगे, तो आप पहले कैलकुलेटर में क्या पुट इन करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू पुट करोगे, बाद में एक्सपेंसेस की वैल्यू पुट करोगे ना, तो नेगेटिव आंसर देगा। इट्स लाइक दिस, ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर अदर इनकम इज़ 210,800। फिर आप उसमें से क्या माइनस कराओगे, 215,300। जब आप माइनस कराओगे इसको कैलकुलेटर में,
तो फिर वो ऑब्वियसली नेगेटिव आंसर देगा 13,500। ठीक हो गया, और नेगेटिव को हम यहाँ पे ब्रैकेट में शो करते हैं। आई होप आई हैव मेड एवरी थिंग क्लियर टू यू। इस वीडियो को बार बार देख लें जिसको नहीं समझ में आ रहा। इनशाला सी यू पीपल इन द क्लास और विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, मेरे पास एक और क्वेश्चन प्रिंट निकला हुआ है, वो इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगा, फिर हम क्लास में वो भी करेंगे। लेकिन यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू मेक द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज वेल। इसकी आपने SOFPB बनानी है। मैं एक काम और आपके लिए कर सकता हूँ, SOFP का मैं आपको टोटल एसेट्स वाला फिगर बता देता हूँ। ठीक है, टोटल एसेट्स के लिए आप मुझे 1 मिनट देंगे तो काम होगा, बिकॉज़ मैंने याद नहीं किए हुए क्वेश्चंस। So total assets should be 164,400। ठीक है, 164,400 is the balancing figure for the balance sheet। ठीक है, it's the balancing figure। All the best guys, see you inshallah tomorrow। enjoy the weather, stay blessed, खुश रहें, पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें और इस क्वेश्चन को बार बार करें। अल्लाह हाफिज़।